नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक है आज का कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक व्यवस्था, हड़प्पा वासियों की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, चाहे इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, ये हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पीछे का पार्ट्स इसके नहीं देखे हैं, जो भी पीछे हमने 2 क्लासेज इसमें कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में देख लिया था, उनके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में देख लिया था, उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने देख लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार उस वीडियो को देख लो, फिर आपको ये सही से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये हम देखेंगे इसमें। तो अर्थव्यवस्था चाहे आर्थिक व्यवस्था कुछ भी आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था चाहे इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हम ये चीज़ें इसमें देखेंगे। और इसमें हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। एक कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प या उद्योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कृषि, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद उद्योग और शिल्प, इसके बाद हम व्यापार देखेंगे। तो ये 4 चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले कृषि। तो हड़प्पा वासियों का जो जीवन का मुख्य उद्योग था वो था कृषि था। और ये कृषि इनकी काफ़ी विकसित अवस्था में थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। और एक और बात कि जो भी मैं बोलूँगा वो लिखने वाला ही है, तो आप लिखते रहना, ठीक है। तो जो भी मैं बोलूँगा उसको आपको लिखना है। तो हड़प्पा वासियों का जो जीवन का मुख्य उद्योग था वो कृषि था। और वहाँ पे कृषि काफ़ी विकसित अवस्था में थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण क्या था कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हर साल नई मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, इसलिए मिट्टी उर्वरक थी और इसलिए फसल अच्छी होती थी। इनके कृषि अगर मैं देखें तो इनका मुख्य जो खाद्यान्न फसल था वो गेहूँ और जौ, गेहूँ जौ का एक मुख्य रूप से इस्तेमाल करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में इनके सबूत मिले हैं गेहूं और जौ का। इसके अलावा ये मटर, चना और तिल का भी ये खेती करते थे। मटर, चना और तिल। जो चावल के दाने हैं उसका सबूत हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है कि चावल की खेती होती थी कि नहीं होती थी। लेकिन जो लोथल है और रंगपुर, जो दोनों गुजरात में है, लोथल और रंगपुर, और इन दोनों जगहों से हमें चावल के भूसी मिले। भूसी मतलब जो धान के जो छिलके होते हैं वो मिट्टी में लपटी हुई। तो इससे हम ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि खेती करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन ये थोड़ा बहुत वहाँ से गुजरात से इसके बारे में सबूत मिला है। इसके अलावा ये लोग बाजरे की खेती करते थे। ये भी लोथल और रंगपुर से बाजरे के भी दाने मिले हैं। और ये बाजरे करीब 6 किस्मों की खेती करते थे, 6 प्रकार की बाजरे की खेती ये लोग करते थे। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम फलों में देखें तो फल में नारियल, तरबूज, खरबूज, अनार, नींबू और केला, इन ये फलों की खेती करते थे। और इसके अलावा ये खेती अपने लिए तो करती थी, ये अतिरिक्त मतलब अनाज का भी उत्पादन करते थे अपने से ज़्यादा, क्योंकि इनको कई शहरों में भी या अपने आसपास के शहरों में भी भेजते थे। और संकट काल के लिए अपना ये इकट्ठा करके भी अनाज रखते थे, ताकि संकट काल में उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा ये सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इलाकों से लगभग माल गोदाम चाहे आनागार प्राप्त हुए हैं। तो ये आनागार राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा रखे जाते थे, बनाए जाते थे। और जो लोग टैक्स देते थे अनाजों के रूप में, वो टैक्स सरकार उसमें इकट्ठा करके रखती थी और उसका समय पे चाहे संकट आने पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से हड़प्पावासी इन चीज़ों का प्रयोग ये अनाज में, मतलब गोदाम का प्रयोग अनाज रखने के लिए करते थे। कई बार लोग अपने घरों में भी बड़े बड़े जो मटके होते थे उसमें अनाज के मतलब एक इकट्ठा करके रखते थे, ताकि संकट काल में इसका उपयोग किया जा सके। तो ये उनकी कृषि में क्या के उत्पादन करते थे,
इसके अलावा जब कृषि होती है तो वहाँ पे सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो सिंचाई अगर हम देखें तो सिंचाई का इनका जो मुख्य साधन था, नदियाँ थी, नहरें थी, कुएँ और तालाब, ये चारों चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। नदी, नहर, कुएँ और तालाब। नदियाँ तो बहुत थी। नहर अफगानिस्तान के शोतुरघई, अफगानिस्तान के एक इलाका है शोतुरघई, शोतुरघई, यहाँ से नहर का सबूत मिला है। इसके अलावा गुजरात के धौलावीरा से जलाशय मिला है। मोहनजोदड़ो के लगभग सभी इलाकों में कुएं मिले हैं, तो उससे भी सिंचाई करते थे और ये तालाब का भी इस्तेमाल करते थे। तो ये सिंचाई के लिए ये साधन उपयोग करते थे। इसके अलावा ये फसल में औजार, ये पसान मतलब पत्थर के औजार और कांसा, जो कांसा बनाते थे, कांसे के औजार से भी ये लोग खेती करते थे। मिट्टी चूँकि बहुत मुलायम होती थी, तो मुलायम मिट्टी होती थी इसलिए आराम से उस पर जुताई कर लेते थे। तो एक वृषभ का सबूत मिला है, वृषभ मतलब बैल होता है, वृषभ का सबूत मिला है। और इसके अलावा ये चोलिस्तान से और बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग हल का भी उपयोग करते थे। इसके अलावा राजस्थान के कालीबंगा एक जगह है, कालीबंगन चाहे कालीबंगा, कालीबंगन, यहाँ से कालीबंगन से इनको खेती, जुता हुआ खेत मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग, और ये समकोण पे खेत है, जो जुता हुआ खेत है वो समकोण पे एक दूसरे को जोता गया है, जिससे ये पता चला है कि एक साल में ये एक साथ 2 फसलों की खेती करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो कृषि के संदर्भ में है। कृषि में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले मिट्टी कैसी थी, क्या उत्पादन करते थे, फसलों में कौन कौन से खेती होती थी, सिंचाई क्या व्यवस्था थी, और ये उसमें कौन से औजार इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कृषि में लिखना है। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन, तो ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। और पशुपालन में ये जो मुख्य रूप से था वो बकरी, गाय, बैल, सूअर, घड़ियाल, हिरन, और इसके अलावा ये कुछ जंगली जानवरों को भी पालते थे। कुत्ते को भी पालने का सबूत मिला है। तो ये सारे इनके जानवर थे जिनको ये पालते थे। और ये पता कैसे चला है, क्योंकि जो ये आभूषणों पे, मृद भांडों पे जो चित्रकारी करते थे, उन चित्रों से पता चला है। और जानवरों के खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। इसके अलावा पक्षियों में देखा जाए तो तोता, हंस, बतख और मुर्गी, इनको ये लोग पालते थे। जो ऊँट है और एक और हाथी को भी ये लोग पालते थे, क्योंकि हाथी के दांत की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। तो ये भी पता चला है कि ये हाथी को भी ये लोग पालते थे। जहाँ तक ऊँट और घोड़े की बात है, तो इनका मोहरों पे कोई चित्र नहीं मिला है ऊँट और घोड़ों का, लेकिन ये मोहनजोदड़ो से, सुरकोटजा से और कालीबंगन से हाथ वो ऊँटों के कुछ अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा और कालीबंगा से ऊँट के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। तो जिससे एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ये लोग ऊँट से भी परिचित थे। और जहाँ तक घोड़े की बात है, तो घोड़े का कोई अवशेष शुरू में तो नहीं मिला था, और शुरू में यही माना जा रहा था कि जो हड़प्पा वासी हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन बाद के खोजों में ये स्पष्ट हो गया है कि कालीबंगा, सुरकोटजा और लोथल से घोड़े के अवशेष, हड्डियाँ मिली हैं, उनके जबड़े मिले हैं। तो जिससे क्लियर हो गया है कि ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। तो ये सारी चीज़ें आप पशुपालन में लिखेंगे। एक बार और बता देता हूँ कि खुदाई के दौरान जो मुहर, मनके, बाट पे जो चित्र मिले उनसे और जानवरों के अवशेषों से ये पता चला कि ये लोग पशुपालन करते थे। पशुओं में बकरी, भेड़, हिरन, गाय, सुअर, वृषभ, हाथी, घड़ियाल, इन सबको पालते थे। इसके अलावा ये पक्षियों में तोता, मुर्गी, हंस, बतख, इनका पालन करते थे। हाथी भी पालते थे। घोड़े का और ऊँट का कोई स्पष्ट रूप से हमें सबूत नहीं मिलता है, लेकिन ऊँट का सबूत सुरकोटदा,
कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग उससे भी परिचित थे। इसके अलावा घोड़े का शुरू में माना जाता था कि घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, लेकिन बाद के खोजों से ये जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया कि कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटदा से घोड़े के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं और जबड़े मिले हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि ये इससे भी परिचित थे। तो ये आपको पशुपालन में लिखना है। शिल्प उद्योग में कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योगों से, चाहे उद्योगों से परिचित थे और जानते थे, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से परिचित थे। खुदाई में काफ़ी चीज़ें मिली है जिससे इनके उद्योगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो खुदाई में जो कताई और बुनाई की जो चीज़ें मिली है, कताई करने के लिए तकली मिला है, चाहे सिलाई के लिए सुई मिला है, तो इनके मिलने से ये स्पष्ट हो गया है कि इनका जो मुख्य जो उद्योग रहा होगा वो कपड़े का उद्योग रहा होगा। कपड़े के उद्योग इनका मुख्य उद्योग था। और इसके अलावा जो दायर अमसानी है उनको एक चांदी के मटके के अंदर कुछ कपड़े मिले हैं, तो इससे भी पता चल गया है कि कपड़े का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति थे मैके को हड़प्पा के वस्तुओं के ऊपर धागे लपेटे हुए मिले हैं, तो इससे भी पता चला है कि ये लोग इन चीज़ों से परिचित थे, जानते थे इन चीज़ों को, कपड़े का, तो इनका कपड़ा मुख्य उद्योग रहा होगा। इसके अलावा जो पटुआ होता था, पटुए जो पटसन जैसे होता है उसके रेसे, तो इसका भी वहाँ पे सबूत मिला है। इसके अलावा वहाँ पे कपास की चीज़ें मिली है, तो इससे ये पता चला है कि इनका जो मुख्य उद्योग रहा होगा वो कपड़ा उद्योग रहा होगा। इसके अलावा बर्तन उद्योग, ये विभिन्न तरह के बर्तन चाक पे बनाते थे, चम्मच, कटोरा, गिलास, थाली वोली, उसके बाद सुराही, मटके, ये सब बनाते थे। तो विभिन्न तरह के ये चाक पे बर्तन बनाते थे और उन बर्तनों पे रंगाई करते थे, तो इससे ये भी पता चलता है कि इनकी जो रंगाई का उद्योग था, रंग करने का, वो भी विकसित था। इसके अलावा खिलौने बनाते थे, मनके बनाते थे, औजार बनाते थे और आभूषण बनाते थे, विभिन्न तरह के आभूषण बनाते थे। तो इन सब के उद्योग भी काफ़ी विकसित थे। आभूषण में ये कार्निलियन का, जैस्पर का, स्फटिक का, सोने का, चांदी का, तांबे का, ये लोग औजार बनाते थे। तो इससे भी पता चला है कि ये इनका जो आभूषण का उद्योग था वो काफ़ी विकसित था और इन चीज़ों का ये लोग उपयोग करते थे। इसके अलावा कि नागेश्वर और बालाकोट का जो इलाका था, नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्री इलाके थे, यहाँ पे सीप की बनी हुई चीज़ें बनती थी। सीप की बनी हुई जो शंख होते थे, चाहे सीप की बनी हुई चीज़ें वहाँ पे काफ़ी बनती थी। नागेश्वर और बालाकोट भी उद्योग था जो जहाँ पे सीप और वो शंख की चीज़ें बनती थी। इसके अलावा एक जगह था चनहुद्रो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के केंद्र में ही लगा हुआ था। चनहुद्रो जो बहुत छोटा इलाका था लेकिन पूरी तरह से शिल्प के उत्पादन में लगा हुआ था। यहाँ पे मुख्य रूप से शिल्प का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा लोथल में भी चीज़ें उत्पादन की जाती थी और नागेश्वर और बालाकोट में भी, लेकिन जो चनहुद्रो था वो बहुत इसके लिए फेमस था और उसमें भी काफ़ी चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा इनके जो ईंटों का उद्योग था वो भी काफ़ी विकसित था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थलों से जो ईंटें मिली हैं उन ईंटों से पता चलता है कि इनका जो ईंटों का उद्योग था वो भी काफ़ी विकसित अवस्था में था और वो भी ये लोग बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करते थे कि उनकी भवनें जो होती थी, घर होते थे, वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बने होते थे। तो पक्के ईंटों से ये पता चलता है कि इनका जो ईंट का उद्योग था वो भी काफ़ी विकसित अवस्था में था। तो ये इतनी बातें आपको उद्योग में लिखना है कि ये उद्योग और शिल्प उत्पादन में, शिल्प में लिखेंगे बहुत हो जाएगा, एक एक करके आपको लिखना है। जैसे हथियार लिखे अलग, वो भी बनाते थे, आभूषण लिखना है। इसके अलावा कपड़े का उद्योग था, ईंटों का उद्योग था और जो शंख का उद्योग था जहाँ पे शंख की नागेश्वर और बालाकोट, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके इसमें लिखना है। और उसके बाद लास्ट में व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी काफ़ी विकसित अवस्था में था और बिना व्यापार के तो इतने बड़े राज्य का विकास तो संभव नहीं था। तो इनका व्यापार भी काफ़ी विकसित अवस्था में था
और उस समय देश के अंदर के भागों से और देश के बाहर के भागों से भी व्यापार इनके होते थे। अब व्यापार के लिए स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का इस्तेमाल किया जाता था और देश के कई इलाकों से भी और विदेशों से भी इनके व्यापार होते थे। और देश के अंदर में जैसे राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। राजस्थान के एक जगह था खेतरी, तो राजस्थान की खेतरी से तांबा प्राप्त करते थे। गुजरात से कार्नेलियन और सेलखड़ी प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में कर्नाटक से सोना प्राप्त किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग शंख प्राप्त करते थे। तो ये देश के अंदर के हिस्सों से ये लोग प्राप्त करते थे और ये जानवरों पे रख के कच्चा माल लाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे माल की थोड़ी कमी थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग कच्चा माल जानवरों पे रख के लाते थे। तो लाने जाने के लिए ये लोग एक तो हाथी का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे और खच्चर का प्रयोग करते थे। तो इनका ये प्रयोग लाने ले जाने के लिए करते थे। तो देश के अंदर के भागों से इनका ये होता था व्यापार। इसके अलावा ये विदेशों में मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, सुमेर जो मेसोपोटामिया का ही था जगह, सीरिया, मिस्र और अफ्रीका इत्यादि देशों से ये लोग बाहर से भी व्यापार करते थे। तो अफगानिस्तान से देखें तो अफगानिस्तान में एक शत्रुघ्नी इलाका था जो काफ़ी हद तक वो सिंधु सभ्यता का ही माना जाता है, स्थल रहा है। और वहाँ से ये लोग जो लाजवर्द मणि था और चांदी यहाँ से प्राप्त करते थे। लाजवर्द मणि खास तौर से लाजवर्द मणि एक बहुत मूल्यवान पत्थर था। लाजवर्द मणि यहाँ से वो लोग प्राप्त करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान के हिस्से से चांदी प्राप्त की जाती थी। और अफगानिस्तान के बहुत से विकसित इलाके थे जो मतलब हड़प्पा के अंतर्गत आते थे, माना जाता शत्रुघ्नी उसमें से एक था। और यहाँ से लाजवर्द मणि और चांदी प्राप्त करते थे। इसके अलावा ईरान से भी चांदी प्राप्त करते थे। अगर हम इससे मेसोपोटामिया में जाएं, मेसोपोटामिया से इनका व्यापार काफ़ी विकसित था। मेसोपोटामिया के कई नगरों से इनके व्यापार होते थे। जैसे मेसोपोटामिया का एक नगर था ऊर। तो मेसोपोटामिया के ऊर, सुमेर, उम्मा ये नगर थे जहाँ से इनका व्यापार होता था। और यहाँ के इन इलाकों में जब खुदाई हुई तो ये पता चला कि हड़प्पा के व्यापारियों के द्वारा यहाँ जो वस्तुएं ले गई थी वहाँ से वो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जैसे सीप, हाथी के दांत के बने हुए, सेलघड़ी के बने हुई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इन नगरों से व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित था। ये तीनों नगर किसके थे? मेसोपोटामिया के थे। तो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत विकसित था। उर नगर की जब खुदाई हुई है तो वहाँ से मोहनजोदड़ो का एक श्रृंगार दान मिला। श्रृंगार दान की जो श्रृंगार के सामान पेटी होता है वो उर नगर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए जो बंदरगाह इस्तेमाल किया जाता था वो उर बंदरगाह का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो इस बंदरगाह से भी पता चलता है दोनों के बीच विकसित थे काफ़ी व्यापार। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मुहर के ऊपर एक सुमेरियन नाव की चित्र मिला, नाव का एक चित्र मिला, जिससे ये पता चलता है कि दोनों देशों का व्यापार काफ़ी उस समय होता था और एक व्यापार की ओर संकेत करता है जो नाव का चित्र मिला है। इसके अलावा जो अफ्रीका का जो समुद्र, पूर्वी अफ्रीका का जो समुद्र तटीय इलाका था, पूर्वी अफ्रीका का जो समुद्र तटीय इलाका, वहाँ से भारतीय मूल्यवान पत्थर की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो ये दर्शाती हैं कि अफ्रीका से भी इसका व्यापार होता था। जो मिस्र की बात है तो मिस्र से बहुत कम व्यापार होता था। मिस्र का बस लोथल से जो चीज़ें मिलती थी, लोथल से उसका व्यापार होता था मिस्र का। तो लोथल से मिस्र का व्यापार होता था। इसके अलावा अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में एक जगह था, सीरिया का हमा। तो सीरिया के हमा से भी जब वहाँ खुदाई हुई है तो वहाँ के एक मतलब मुहर पे एक सींग वाला एक वृषभ मतलब बैल मिला है, एक सींग वाला एक बैल मिला है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ से भी सिंधु घाटी की मतलब लोगों का व्यापार होता था। इसके अलावा
जो अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया था, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। लोथल से हाथी के दांत और सोने की बनी हुई चीज़ें उन इलाकों में भेजा जाता था। और उधर के व्यापारी, जैसे मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों के द्वारा यहाँ से पत्थर, तांबा, सोना, इन सब का व्यापार किया जाता था। और मेसोपोटामिया और भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जो व्यापार के स्थल है, उसमें 3 का बहुत ज़्यादा उल्लेख होता है। एक मेलुहा, मगान और दिलमुन। मेलुहा, मगान और दिलमुन, इन 3 इलाकों का मतलब नाम मिलता है मेसोपोटामिया में। तो मेलुहा के बारे में कहा जाता है कि मेलुहा की पहचान हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल के रूप में की गई, जगह के रूप में की गई है। और यहाँ से जो मेसोपोटामिया के व्यापारी होते थे, वो कार्नेलियन, जैस्पर, सोना, चांदी, इसके अलावा खजूर, मोर की व्यापार यहाँ से वो लोग ले जाते थे, मोर की व्यापार करते थे। तो ये जाहिर सी बात है कि उनका हमारे साथ व्यापार काफ़ी विकसित था। तो एक बार और बता देता हूँ इसमें लिखना क्या है व्यापार में, कि इनका जो व्यापार था हड़प्पा वासियों का, वो देश के अंदर से भी होता था और देश के बाहर से भी होता था। और इस व्यापार के लिए ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। स्थल मार्गों में ज़्यादातर अपने देश का, जल मार्ग के लिए बाहर का वो देशों से व्यापार करते थे। हमारे देश के अंदर ये गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक से चीज़ें प्राप्त करते थे। कर्नाटक से सोना प्राप्त किया जाता था, गुजरात से कार्नेलियन और सेलखड़ी नाम की चीज़ें पत्थर प्राप्त की जाती थी। इसके अलावा राजस्थान के खेतरी से तांबा प्राप्त किया जाता था। और बाहर के देशों में अफगानिस्तान के सोतुरघई से लार्जवर्द मनी, जो काफ़ी विकसित था, हड़प्पा का युवा स्थल था, वहाँ से लार्जवर्द मनी और चांदी प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान से चांदी भी दोनों जगह से प्राप्त किए जाते थे। मेसोपोटामिया से इनका व्यापार काफ़ी विकसित था। मेसोपोटामिया के जो नगर थे, उर, उम्मा और सुमेर, यहाँ की जब खुदाई हुई तो हमारे व्यापारियों द्वारा जो वहाँ चीज़ें ले गई थी, वस्तु ले जाई गई थी, उन वस्तुओं को देखने से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार काफ़ी विकसित थे। और इस व्यापार के लिए जो उर का बंदरगाह था, उर नगर मेसोपोटामिया का, उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। उर नगर की खुदाई में ये मोहनजोदड़ो का एक श्रृंगार दान मिला है, जो श्रृंगार दान जो महिलाएं अपने श्रृंगार के सामान रखती हैं, वो मिला है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के व्यापार में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के व्यापार में मेलुहा, मगान और दिलमुन, 3 इलाकों का बार बार जिक्र आता है। मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी के एक जगह के रूप में की गई है। और यहाँ से मेसोपोटामिया के व्यापारी सोने, चांदी, कार्नेलियन, जैस्पर, मोर और खजूर के ये व्यापार करते थे। इसके अलावा जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका के जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ से भारत के बहुमूल्य पत्थर की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ये सीरिया के हमा एक इलाका है, जहाँ की खुदाई हुई है, तो एक मुहर पे एक सींग वाला वृषभ, मतलब एक सींग वाला बैल का चित्र मिला है, जिसका इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। तो वहाँ भी मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि उनका भी व्यापारिक संबंध हमारे साथ था। मिस्र से अपेक्षाकृत व्यापार कम होते थे। मिस्र से व्यापार सिर्फ लोथल का होता है, लोथल का उससे व्यापार ज़्यादातर होता था। तो ये सारी चीज़ें आप व्यापार में लिखना है आपको। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और सेफ रहिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।